हम लोगों की जनरेशन के सबसे बड़े सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग जी का, जो कि ये बात कह रहे हैं कि पृथ्वी के लोगों को अपने लिए एक नया आशियाना खोज लेना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी एक और एक्सटेंशन, एक मास एक्सटेंशन झेलने जा रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद ICS। माय नेम इज प्रशांत और आज के वीडियो में हम एक इवैल्यूएशन करेंगे कि पृथ्वी किसी बड़े लाइफ थ्रेटनिंग एस्टेरॉयड द्वारा हिट किए जाने के कितने नजदीक या कितने दूर है। सो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक वक्त राज करने वाले डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी पे कौन सी एरा में और आज से कितने वर्षों पहले गिरा था। ये देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है हम लोगों की जनरेशन के सबसे बड़े सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग जी का, जो कि ये बात कह रहे हैं कि पृथ्वी के लोगों को अपने लिए एक नया आशियाना खोज लेना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी एक और एक्सटेंशन, एक मास एक्सटेंशन झेलने जा रही है और ये नया आशियाना खोजने के लिए हमारे पास वक्त भी ज्यादा नहीं है। स्टीफन हॉकिंग जी का कहना है कि हमें ऐसा अगले 100 से 200 सालों के अंदर ही कर लेना चाहिए। आप जानते होंगे कि पृथ्वी अब तक 5 मास एक्सटेंशन झेल चुकी है और ये रहा उनका क्रम, और अब महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग हमें 6वें मास एक्सटिंक्शन के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी और यूनिवर्स को हमारी जनरेशन में सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन तरीके से अगर किसी ने स्टडी किया है तो वो है स्टीफन हॉकिंग। अगर उनके स्टेचर का, उनके कद का कोई वैज्ञानिक अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी कर रहा है तो वो ऐसे ही नहीं होगा, कोई हल्की बात नहीं होगी। वो जब कहते हैं कि हमें अगले 100 से 200 सालों के बीच में अपने लिए एक नया आशियाना खोज लेना चाहिए, तो उनकी बात में एक जेन्युइनिटी है, एक सीरियसनेस है। वो अपने आर्टिकल में 4 बड़े खतरों के बारे में हमें चेता रहे हैं। सबसे पहला है एस्टेरॉयड स्ट्राइक, दूसरा है ओवर पॉपुलेशन, तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा और चौथा क्लाइमेट चेंज का खतरा। इस महान वैज्ञानिक द्वारा चेताए गए बाकी खतरों के विषय में हम किसी और वीडियो में देखेंगे, पर आज के वीडियो में हमारा जो मेन कंसर्न है वो है अबाउट द एस्टेरॉयड स्ट्राइक। आपको क्या लगता है कि इतने महान वैज्ञानिक ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों दिया होगा, और ये नासा जैसी स्पेस एजेंसीज ये टेस्ट जैसा प्रोग्राम क्यों चला रही हैं? टेस्ट यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इस सिस्टम का काम ही है पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों की खोज करना, ऐसे ग्रह जहां पे इंसानी बस्तियां बसाई जा सकें। और नासा कोई अकेली ऐसी स्पेस एजेंसी नहीं है जो कि ये काम कर रही है। ये देखिए, इसरो ने भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। वन ऑफ देम इज एस्ट्रोसैट मिशन। इस एस्ट्रोसैट मिशन के तहत भारतीय स्पेस एजेंसी भी दूर सुदूर के आकाश गंगाओं और उनमें मौजूद सितारों और ग्रहों की खोज करता रहता है। और क्यों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस और उन पर की जाने वाली खर्च इतनी आम होती जा रही है? क्यों लोग अब चांद और मार्स पर अपने स्पेस स्टेशंस बनाने की बातें कर रहे हैं, यहां से लोगों को ले जाकर वहां पे बसाने की बातें कर रहे हैं? इसको समझने के लिए हमको समझना होगा अपने यूनिवर्स को। देखिए, हमारे यूनिवर्स का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा? 93 बिलियन लाइट ईयर्स इज द साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यानी कि लाइट की रफ्तार से भी अगर हम चलें तो हमको यूनिवर्स को पार करने में 93 बिलियन ईयर्स का समय लग जाएगा। और बिग बैंग से लेकर अब तक जब से यूनिवर्स बना है वो लगातार एक्सपैंड ही करता जा रहा है। वो और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, और भी ज्यादा विस्तार करता जा रहा है, और भी नई नई बॉडीज, उसके अंदर नए नए ऑब्जेक्ट्स बनते ही जा रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी और इसके अगल बगल नजर आने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स यही इकलौते नहीं है। यहां पर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स और न जाने कितने सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और वो सब के सब गति कर रहे हैं, मोशन में हैं। कुछ लोग ये बात कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक प्रिंसिपल से गवर्न होता है, कुछ थ्योरीज, कुछ लॉज काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अ सर्टेन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। अनिश्चितताओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इन काउंटलेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में मौजूद हमारी पृथ्वी की स्थिति को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। बहुत ही ज्यादा लोगों से भरे हुए और ट्रैफिक से भरे हुए एक रास्ते पर एक इंसेक्ट चल रहा है। लोगों को और गाड़ियों को नहीं पता कि वहां पे कोई इंसेक्ट भी है और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। उस इंसेक्ट को बस गलत समय पे गलत जगह पर होना है और उसकी लाइफ वहीं खत्म। ये सारे लोग, ये सारी गाड़ियां उस इंसेक्ट को मारने के लिए नहीं चल रही थी, इस उद्देश्य से काम नहीं कर रहे हैं। उनके लिए वो इंसेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, पर उस कीड़े का बचना इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। उसी प्रकार से पृथ्वी का एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड में इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। इस ब्रह्मांड की नजर में पृथ्वी की एग्जिस्टेंस इनसिग्निफिकेंट है। ब्रह्मांड पृथ्वी को मारने के लिए काम नहीं कर रहा,
पर उसे बचाने के लिए भी नहीं कर रहा। ब्रह्मांड की नजर में पृथ्वी का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता, इट इज इनसिग्निफिकेंट। उन हजारों लाखों ऑब्जेक्ट्स में से कब कौन सा एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर आकर टकराएगा और पृथ्वी पे से जीवन खत्म हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। पृथ्वी पर हर रोज प्रतिदिन 100 टन से ज्यादा धूल और छोटे पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट होती रहती है, पर उनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लगभग सैंड के बराबर। अकॉर्डिंग टू नासा, साल में कभी कभार एक बार ऐसा हो सकता है कि ऑटोमोबाइल एक किसी कार के साइज का कोई एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे, पर उसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो वहां पे एक फायर बॉल बन जाएगा, एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह से वो जल के गायब हो जाएगा। लगभग 2000 सालों में ऐसा होता है कि कोई एक फुटबॉल फील्ड के साइज का एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है, और जिस जगह पे वो टकराता है, जिस जगह पर हिट करता है, उस लोकल एरिया को काफी हद तक डैमेज पहुंचाता है। और कुछ मिलियन ईयर्स में एक बार शायद कभी ऐसा होता है कि कोई इतने बड़े सफिशिएंट साइज का एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए कि वो ग्लोबल इंपैक्ट पहुंचा सके, जिससे पृथ्वी पर मौजूद सभी लाइफ फॉर्म्स के एग्जिस्टेंस पर खतरा आ जाए। अगर साइज की बात करें तो कोई भी स्पेस रॉक जो कि 25 मीटर के साइज से छोटा है, उसकी काफी हद तक संभावना है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जल के खत्म हो जाएगा, वो ना के बराबर या बहुत ही कम डैमेज पहुंचाएगा। अगर कोई रॉकी मीटियोरॉइड जिसकी साइज 25 मीटर से बड़ी पर 1 किलोमीटर से छोटी है, वो पृथ्वी पे अगर हिट करता है तो वो लोकल डैमेज कॉज करेगा। और नासा का मानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी साइज 1 किलोमीटर से बड़ी है, उसका ही वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हो सकता है। बाय द वे, चलते चलते मैं आपको बताता चलूं कि टॉटाटिस नाम का एक एस्टेरॉयड है जिसकी साइज 5.4 किलोमीटर है डायमीटर में। इट इज द लार्जेस्ट नोन पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड्स की बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है, और उसमें ज्यादातर एस्टेरॉयड्स वो ऐसे होते हैं जिनका पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं है, पर उसमें से कुछ एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जो कि काफी बड़े हैं, जिनकी साइज 940 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन नासा का कहना है कि कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोई एक ऐसा एस्टेरॉयड गिरता है पृथ्वी पर या किसी और ऑब्जेक्ट पर जो कि पूरे के पूरे अर्थ में एक कोई ग्लोबल इंपैक्ट कॉज कर सके। तो लास्ट टाइम जब पृथ्वी पर ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग एस्टेरॉयड गिरा था, इट वाज अबाउट 65 और 66 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको कहते हैं कि एट द बाउंड्री, एट द ट्रांजिशन ऑफ क्रिटेशियस एंड पैलियोजीन इरा। और इस वक्त गिरे हुए एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर उस समय राज करने वाले डायनासोर्स की लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। देखिए, कुछ मिलियन ईयर्स में ऐसा एक एस्टेरॉयड गिरता है, और अब वो कुछ मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। डिस्पाइट ऑल दी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ह्यूमन बींग्स के पास आज भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है जिससे कि हम एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी पर आ रहा होगा तो उसको हम रोक सकें या फिर उसके पाथ को डाइवर्ट कर सकें। पर हम उसको रोक भले ना सकें, कम से कम एक वार्निंग तो जारी की जा सकती है, उसको ऑब्जर्व तो किया ही जा सकता है। इसी काम को करने के लिए नासा ने दुनिया की कुछ दूसरी स्पेस एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेट करके अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में एक PDCO नाम की एजेंसी, यानी कि प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस का गठन किया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी साइज 30 से 50 मीटर के बीच में है या इससे बड़ी है, और अगर वो 0.05 टाइम्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नजदीक आ रहा है या आ चुका है, इसके ऊपर ये जो PDCO है लगातार नजर बनाए रखता है और वार्निंग इशू करता है। और इतना ही नहीं, इस PDCO में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वक्त इस बात को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि अगर कोई एक्चुअल एस्टेरॉयड थ्रेट आता है पृथ्वी पर जो कि पृथ्वी से पूरी लाइफ को खत्म कर सके, उसको डाइवर्ट करने के लिए या पृथ्वी पे इंपैक्ट ना हो, इससे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। जब भी किसी एस्टेरॉयड को देखा जाता है, उसको लगातार 2-3 बार उसकी पोजीशंस को ऑब्जर्व करके उसकी आगे की ऑर्बिट को प्रेडिक्ट किया जाता है, और अगर जो प्रेडिक्टेड पाथ है उस पर कुछ समय तक एस्टेरॉयड नजर आता है तो यह मान लिया जाता है कि यही है उस ऑर्बिट, उस एस्टेरॉयड का असली ऑर्बिट। और इस तरह से उस एस्टेरॉयड के जो फ्यूचर मूवमेंट्स हो सकते हैं उनके ऊपर लगातार नजर बनाए रखी जाती है। जब हम लोग एस्टेरॉयड इंपैक्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमको इस स्केल के बारे में भी जान लेना चाहिए। जैसे कि जब अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या इंपैक्ट होगा, उसको जानने के लिए हमारे पास में 2 स्केल्स हैं, एक रिक्टर स्केल, एक मर्कैली स्केल। उसी तरह से अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी को हिट करता है तो उससे क्या पॉसिबल इंपैक्ट, क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, उसको नापने के लिए भी हमारे पास में 2 स्केल्स मौजूद हैं। वन इज टोरिनो स्केल एंड द अदर वन इज पैलर्मो टेक्निकल इंपैक्ट हैजार्ड स्केल, यानी कि PTIHS।
ये जो टोरिनो स्केल है इसमें 0 से लेके 10 तक के इंटीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे 0 इंडिकेट करता है कि जो एस्टेरॉयड कोलिजन करने वाला है उससे कोई भी हार्म नहीं होगा, या तो वो इंपैक्ट ही नहीं करेगा, और अगर इंपैक्ट करता भी है तो उसकी साइज इतनी कम होगी कि नेग्लिजिबल इंपैक्ट हो, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही बर्न आउट हो जाए। और अगर टोरिनो स्केल पे कोई एस्टेरॉयड 10 मार्क्स पाता है, इसका मतलब है कि ये जो एस्टेरॉयड बच्चा है ये बहुत ही ज्यादा शरारती है, और ये जब अर्थ को हिट करेगा तो एक ग्लोबल डिजास्टर को क्रिएट कर सकता है। किसी भी एस्टेरॉयड को टोरिनो स्केल पर 0 से 10 के बीच में कोई इंटीजर देने के लिए दो चीजों का ख्याल रखा जाता है। पहला तो ये कि उसकी पृथ्वी की सतह से टकराने की संभावना कितनी है, और दूसरी ये कि जब वो टकराएगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करेगा। इस काइनेटिक एनर्जी को मेगाटन्स ऑफ टीएनटी से एक्सप्रेस किया जाता है। ये टोरिनो स्केल सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का मेंटेन किया जाता है जो कि अगले 100 वर्षों के अंदर में कोई इंपैक्ट कर सकते हैं। यह है टोरिनो स्केल का चार्ट, यह है टोरिनो स्केल का ग्राफ, जहां पे ये एरिया ये स्पेसिफाई करता है कि एस्टेरॉयड की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और उनकी टकराने की संभावना, प्रोबेबिलिटी भी कम है। वहीं इस स्केल में 10 ये दिखाता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और इसका प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट होने का भी बहुत ज्यादा है। टोरिनो स्केल के जितने इंटीजर्स हैं उनको कुछ कलर्स में भी डिवाइड करके रखा गया है। उनका सेग्रीगेशन इस तरह से इन कलर्स में किया गया है: व्हाइट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और पिंक, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये कि आज तक किसी भी ऑब्जेक्ट को लेवल 4 के ऊपर की रेटिंग नहीं मिली है। इस तरह के किसी एस्टेरॉयड इंपैक्ट का मुद्दा चर्चा में तब आया जबकि ये 99942 एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉयड, इसके पृथ्वी से टकराने की संभावनाओं के ऊपर चर्चा अर्ली 2000s में शुरू हुई थी। ये एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड है जिसका डायमीटर 370 मीटर है, और दिसंबर 2004 में जब इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था उस वक्त इसकी पृथ्वी से टकराने की प्रोबेबिलिटी जो वैज्ञानिकों ने बताई थी वो थी 2.7%, और उस वक्त ऐसा कहा गया था कि ये 13 अप्रैल 2029 को मून या अर्थ को इंपैक्ट करेगा। उसकी साइज का कंपैरिजन करें तो ये देखिए, ये है एफिल टावर और ये है एम्पायर स्टेट्स बिल्डिंग, उससे भी बड़ा है ये एस्टेरॉयड। और अगर ये इंपैक्ट कर जाता तो पृथ्वी की पूरी लाइफ खत्म करने की पावर इस एस्टेरॉयड के अंदर में है। ये खबर पढ़ते ही पूरी दुनिया भर में हड़कंप मच गई। हॉलीवुड में भी इसको लेकर एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था आर्मेगेडॉन। बाद में जब एडिशनल ऑब्जर्वेशंस आए तो उससे इस एस्टेरॉयड के अर्थ या मून पर टकराने की जो संभावनाएं थी उनसे इनकार कर दिया गया। लेकिन 2006 में एक बार फिर से ये बात उठनी शुरू हुई कि 2029 के आसपास एक ऐसा समय होगा जबकि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल की होल होगा लगभग 800 मीटर का, यानी कि ये 800 मीटर का एक वो डिस्टेंस होगा, एक फासला होगा, जबकि एस्टेरॉयड अर्थ से इतना नजदीक होगा जहां पे कि ये संभावना होगी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल इस एस्टेरॉयड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। अगर ये इस 800 मीटर के की होल, ग्रेविटेशनल की होल में ये एस्टेरॉयड लाई करेगा तो इसकी जो ऑर्बिट है, वैसे तो इसकी ऑर्बिट में ऑब्जर्व किया गया कि ये अर्थ से नहीं टकराने वाला, किसी और दिशा में चला जाएगा, पर अगर ये इस की होल में लाई करता है तो यहां से ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और अपनी ऑर्बिट छोड़कर ये अर्थ की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। जब ये बात आई उस वक्त कहा गया कि अगर वो डाइवर्ट होता है तो अप्रैल 13, 2036 को अगेन ये इंपैक्ट कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी की वजह से टोरिनो इंपैक्ट हजार्ड स्केल पर इसको लेवल 1 में रखा गया, और बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के बाद इसकी टोरिनो स्केल रेटिंग को कम करके 0 कर दिया गया। और 2008 में हमको ये पता चला कि ये जो की होल है ये 1 किलोमीटर से बहुत ही कम होगा। लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन से लेकर इस टोरिनो स्केल 0 होने तक की यात्रा में इसने बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचाई, बहुत ज्यादा डिबेट्स और डिस्कशंस होता रहा इसके ऊपर। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर 2004 को इसकी टोरिनो स्केल पर रेटिंग लेवल 4 की रखी गई थी। तो 2029 या 2036 के लिए टोरिनो स्केल पर इस एस्टेरॉयड की रेटिंग 0 कर दी गई है। इसके बाद अगर कभी इसका इंपैक्ट होने की संभावना है तो वो आती है इन द ईयर 2068, और वहां भी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है इट इज 1,50,000। एक और ऐसे ही बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जो कि अक्सर चर्चाओं का विषय बनता है वो है टोटाटिस। ये इसलिए क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है और दिसंबर 2012 के आसपास ये 18 ल्यूनर डिस्टेंस से भी नजदीक से अर्थ के पास से गुजरा था। अब हालांकि ये बहुत दूर है और अगली बार जब ये इतना नजदीक होगा तो वो होगा 2069 के आसपास। पर एज ऑफ नाउ इसके भी पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं ना के बराबर है। टोरिनो स्केल पर ये भी 0 रेटिंग रखता है। ये देखिए 2020 में इतने सारे एस्टेरॉयड्स हैं जो कि 1 ल्यूनर डिस्टेंस से कम की दूरी से पृथ्वी के पास से
गुजरे। आप ये फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को वो अर्थ के नजदीक से पास हुए, और यहां पर इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि जब वो ऐसा पास कर रहे थे तब इनकी डिस्टेंस कितनी थी। और ये कॉलम नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन पहली बार कब हुआ था, वो डिस्कवर कब किए गए थे। ये देखिए इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली ये सारे आपको याद नहीं करने हैं, इनको इनका नाम नहीं याद करना है, इनकी डेट नहीं याद करनी, पर यहां पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये कि इसमें से ज्यादातर जब पृथ्वी से नजदीक से होकर गुजरे उसके बहुत कम देर पहले या बहुत ही कम दिनों पहले उनकी खोज हुई। यानी कि अपनी खोज से लेकर पृथ्वी के नजदीक आने के बीच में ये बहुत ही कम वक्त देते हैं हमको तैयारी का। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये यूनिवर्स अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कब कौन सा एस्टेरॉयड किस तरफ जा रहा हो और अचानक से वो किसी और ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आकर उसका पाथ चेंज हो जाए, डाइवर्ट हो जाए और वो अर्थ की तरफ आना शुरू कर दे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी फिलहाल तो हम एस्टेरॉयड के खतरे से बचे हुए हैं, पर आगे हम और कितने वर्षों तक इससे बचे रहेंगे ये गारंटी के साथ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस साल 2020 में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स एज नियर एज 0.02 ल्यूनर डिस्टेंस, इतने नजदीक से भी अर्थ से गुजर चुके हैं और आगे भी गुजरते रहेंगे। इसलिए इसके पहले कि कोई बड़ी अनहोनी हो, हमें अपने लिए निश्चित तौर पर एक नया आशियाना खोजना शुरू कर देना चाहिए। इस वीडियो को मैं इसी नोट पर यहीं खत्म करता हूं, पर आप और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए देखते रहें वैद्स आईसीएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।